अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। एक खौफ था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पीक आएगा तो न जाने कितने केसेस हो जाएंगे और कितनी अमवात हो जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि पिछले खासतौर पे एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जोर टूटा है और केसेस भी कम हो रहे हैं और जो डेथ्स हैं वो भी कम हो रही हैं। अब एक बात की जा रही है और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी बात की गई है कि अब जो ईद आ रही है, बड़ी ईद पे कुछ बड़ी तबाही ना हो जाए और उस पर बहुत ज्यादा एहतियात की बात की गई है, सादगी की बात की गई है। और अब जो है हम देख रहे हैं कारोबारी सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं भरपूर अंदाज में। बस शाम 7 बजे के बाद जब रात की तारीकी में निकलते हैं और हर तरफ सन्नाटा होता है तो महसूस होता है कि जनाब कुछ कोरोना मौजूद है, लेकिन दिन की रोशनी के अंदर जो है वो कारोबार आगे बढ़ रहा है। गो के अभी भी मॉल्स जो हैं वो सैटरडे संडे ऑफ हैं, उसके अलावा पार्क्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बंद हैं, शादी हॉल बैंक्वेट्स बंद हैं। तो जहां भी मजमा जमा हो सकता था उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और हाथ को बार बार धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल या मास्क जो है वो आपके जैसे आप कपड़े पहनते हैं इस तरह लाजमी आपके साथ होना जो है वो जिंदगी का हिस्सा बन गया है। क्या पीक गुजर चुका है या पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पीक आना है? ये हमें सबसे बेहतर अंदाज में बता सकते हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कोरोना वायरस पर भी, उसके साथ साथ जो है फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। पाकिस्तान के लिए एक एजाज है, पाकिस्तान का फख्र है। पाकिस्तान के 4 बड़े जो कौमी एजाज हैं वो 4 मुख्तलिफ सदूर से आपको मिले हैं। हर दौर में आपने खिदमत की है पाकिस्तान के लिए। सर ये बताएं सबसे पहले तो क्या पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पीक गुजर चुका है या आपको अंदेशा है कि पीक आना है? ज्यादातर चांस यही है कि अब पीक गुजर चुका है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम किस हद तक सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हैं। और अगर हमने मिलना मिलाना शुरू किया और नज़रअंदाज किया SOPs को जो कि बहुत अहम है इस वक्त, तो दूसरा पीक भी आ सकता है, सेकंड वेव आ सकती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो पिछले जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है हुकूमत ने, ये बहुत अच्छा प्रोसेस था कि इसमें ये नहीं किया कि पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर देते, बल्कि जहाँ जहाँ ऐसे एरियाज थे जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे उन जगहों को सील ऑफ किया है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये बहुत कामयाब रहा है। और साउथ एशिया में देखें तो पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत कामयाब है जिस अंदाज से। जी बिल्कुल, इन कंपैरिजन टू इंडिया या बांग्लादेश देखें तो यहाँ पे काफी बेहतर सूरत हाल है। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि जो ईद के मौके पर जो ईद उल फितर गुजरी है उस पर जिस तरह से बाजार ओपन हुए और रश लगा और उसके बाद हमने देखा कि उसका असर भी नजर आया कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जो ईद उल अजहा हमारे सामने है तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि बहुत एहतियात की जरूरत है। आप समझते हैं कि ईद उल अजहा पे अगर हमने एहतियात ना की तो दोबारा जो एक केसेस कम हुए हैं, जो डाउन की तरफ हम जा रहे हैं, दोबारा ये कुछ पीक की तरफ बढ़ सकते हैं हम? जी बिल्कुल, ये दोबारा पीक की तरफ बढ़ सकते हैं और इसीलिए मैं कह रहा था कि जो पिछली पीक आई थी उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत एहतियात रखनी है, अगले 2-3 महीने तक बहुत एहतियात रखनी है, जब तक कि ये डाई डाउन ना हो जाए और कम्प्लीटली कंट्रोल में ना आ जाए, जब तक ये एहतियात बरकरार रखनी है। ये जो है बहुत ही खतरनाक किस्म का वायरस है और ये फिर अपनी शक्ल बदल रहा है, ये म्यूटेट हो रहा है। और ये एक और ख़तरनाक पहलू है इसका, क्योंकि जो स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले, उसमें उसने तकरीबन दुनिया की 1/4 आबादी को ख़त्म कर दिया था और वो जो था उसकी जो सेकेंड वेव थी वो ज़्यादा ख़तरनाक थी। तो इसमें भी इस बात का यकीनन ख़तरा मौजूद है कि खुदा ना करे कि ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर ले। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है कि जो प्रोग्राम पाकिस्तान ने शुरू किया था स्मार्ट लॉकडाउन का वो बहुत कामयाब रहा है और इसमें मेरे ख्याल से असद उमर साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद देनी चाहिए। और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये बहुत अच्छे तरीके से चले हैं। टेस्ट मैं चाहता हूँ फिर भी कि हम अपनी तादाद बढ़ाएं। ये अब 20-25 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं, इसको 50 हज़ार की तरफ लेके जाएं और रैंडम टेस्टिंग भी साथ शुरू करें कि अगर खुदा ना खास्ता
दूसरी वेव आती है तो हम बिल्कुल तैयार हों और आसानी से टेस्ट कर सकें। ठीक है। हम 30,000 के लगभग गए थे, अब वापस 20-21,000 पे आ गए हैं हम टेस्टिंग। जी, तो जी, इसको दोबारा बिल्कुल आपने टेस्ट की तरफ बिल्कुल सही निशानदेही फरमाई। और अभी जो 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने पंजाब की तरफ ये बात की कि वहाँ पे जो है वो टेस्ट कम हो रहे हैं और इसके अलावा KPK में भी टेस्ट कम हो रहे हैं। तो टेस्ट जो है पूरे पाकिस्तान में ही, क्योंकि ये सूबाई मैटर भी है, तो ये टेस्ट जो है ये जितने ज्यादा हों उतने जो है कम है। इसमें सर टेस्ट के हवाले से फरमाएं कि पाकिस्तान में आपको पता है कि एक गुर्बत भी है, मिडिल क्लास तबका बड़ा है, इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी मौजूद है। अगर अभी भी किसी के अंदर कोई सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो सोचता है कि टेस्ट ना करवाऊं, टेस्ट के बगैर ही काम चला लूं किसी तरह से। मैंने खुद पर्सनली तौर पे ऐसे लोगों से मैं मिला हूं। अच्छा, फिर जहां पे फ्री हैं गवर्नमेंट के, उन पर एक ट्रस्ट खराब हो गया है कि अगर वहां करवाएंगे तो वहां पॉजिटिव आ जाएगा, फिर हम 15 दिन तक हम कारोबार से दूर हो जाएंगे, हमें क्वारंटाइन होना पड़ जाएगा, हमारे घर को कौन देखेगा। तो इससे बेहतर है टेस्ट ना करवाओ, या प्राइवेट में हमारे पास 8,000-9,000 रुपए नहीं है, हम प्राइवेट में दें। इसका हल क्या है डॉक्टर साहब? भाई मेरे ख्याल से एक तो हमें अगर हम फ्री टेस्टिंग शुरू करनी चाहिए हर शहर के अंदर, ताकि लोग जो हैं उनको पैसे नहीं देने पड़े, बल्कि फ्री में हो। तो गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स हैं, जितनी लेबोरेटरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे सब जगह फ्री टेस्टिंग होनी चाहिए। फ्री तो हो, लेकिन वो सही भी तो हो। ऐसा तो ना हो कि गवर्नमेंट से करवाएं तो वो पॉजिटिव आ रहा हो, प्राइवेट करवाएं तो नेगेटिव आ रहा हो। ये तो एक बड़ा सवालिया निशान है कारकर्दगी पर। दरअसल वो मसला असल में जो टेस्टिंग का जो तरीक़ाकार है उसमें ही प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप किस अंदाज से नाक से या गले से स्वैब से वो लेते हैं, और फिर जो PCR मशीन है जिसके ऊपर टेस्ट करते हैं उसमें भी 15 से 20% या कभी कभी 25% फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आते हैं। मतलब होता नेगेटिव आता है लेकिन होता पॉजिटिव है। तो ये जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि जर्मनी और वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये है। तो एक इसके टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर एक प्रॉब्लम मौजूद है जिसको हमें फेस करना पड़ेगा कि 100% आपके पास ठीक भी तरीके से कर रहे हो, इक्विपमेंट भी सही काम कर रही हो। लेकिन एक मैं आपको खुशखबरी सुनाता चलूं, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते एक एग्रीमेंट साइन हो गया है जो हमारा इदारा है कराची यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज का, कि पाकिस्तान में वैक्सीन के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू किए जाएं। चाइना की एक बड़ी कंपनी है, उनके साथ ये एग्रीमेंट हो गया है और ड्रैप को एप्लीकेशन दे दी गई है। ड्रैप इसको जैसे ही अप्रूव करते हैं तो वैक्सीन के ऊपर पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे, और फिर वैक्सीन भी जैसे ही ट्रायल्स खत्म होते हैं तो फिर वैक्सीन भी मुहैया करने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। सर लास्ट टाइम भी आपसे हमारी बात हुई थी कोई 3-4 हफ्ते पहले, तो उस वक्त भी हमने वैक्सीनेशन पे तफसील से बात की थी। सर एक बात फरमाएं, क्या जब तक वैक्सीन नहीं आती तो ये कम ज्यादा किसी न किसी तरह या जिस तरह से लाइफ चल रही है ये अब इसी तरह मामला चलता रहेगा? यानी अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो सिर्फ वैक्सीन ही है। वैक्सीन जब तक नहीं आएगी, चाहे उसमें सितंबर आ जाए, अक्टूबर आ जाए, नवंबर, दिसंबर, ये मामला जो है कम ज्यादा होकर चलता रहेगा। ये चलता रहेगा, लेकिन बहुत सी दवाइयां निकलती आ रही हैं जो किसी हद तक इसको कंट्रोल कर सकती हैं। हाल में पता चला है कि डेक्सामेथासोन जो कि कोई 60 साल पुरानी दवाई है वो खासी यूजफुल रही है इसको कंट्रोल करने में। इसके अलावा रेमडेसिविर है, और भी कई अद्वियात हैं जो कि इसमें एक हद तक मुफीद हैं। इसको खास तौर पे लेट स्टेजेस में अगर ज़्यादा सीरियस हो गई हो कंडीशन, और ये भी पता चल रहा है कि ये वायरस बिहेव किस तरह कर रहा है, किस क्लॉट्स पैदा कर देता है, माइक्रो क्लॉट्स पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर क्लॉट्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो रहे हैं। तो इस तरह के इसके जो एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि किस अंदाज से ये जिस्म पे हमला कर रहा है, उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन आज जो हमारे पास है वो 3 महीने पहले नहीं थी, और इसकी वजह से बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो कि अब इस्तेमाल हो रही हैं। मसलन जो आपका जो नॉर्मल बॉडी का जो रिएक्शन होता है साइटोकाइन स्टॉर्म कहलाता है, कि जब आपके दिफाई निज़ाम जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और वो उसकी वजह से बहुत डैमेज इंसान खुद अपने दिफाई निज़ाम की वजह से कर लेता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी कई अद्वियात सामने आ गई हैं। तो सिचुएशन जो है ट्रीटमेंट की भी बेहतर होती जा रही है,
जैसे जैसे वक्त गुजरता है। लेकिन सर उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ट्रीटमेंट का इस हवाले से, या वैक्सीनेशन का अंदाजा नहीं हो रहा कि कब तक जो है वो आ जाएगी, तो इसमें फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। मिसाल के तौर पे तालीमी इदारों के हवाले से, आपको खुद भी तालीम के शोबे से ताल्लुक है, अब स्कूलों की अगर एक बात की जाए तो अभी फेडरल गवर्नमेंट ने बात की है कि 15 सितंबर से जो है स्कूल खोल दिए जाएंगे, तो क्या ये आपको मुमकिन नजर आ रहा है कि हम 15 सितंबर से या सितंबर मिड के अंदर या एंड के अंदर जो है हमारे तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे? हमें सिचुएशन को इसको देखना पड़ेगा। जो फैसला ये किया है कि पहली हफ्ते में सितंबर के इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद तय होगा कि स्कूलों को खोला जाए या नहीं खोला जाए। मेरी राय तो ये है कि इसमें हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए और अगर 1-2 महीने और इसको भी डिले करना पड़े तो करें हम डिले, क्योंकि जो बच्चे अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे इन्फेक्ट होके आते हैं और घर पे फिर बुजुर्गों से मिलते हैं तो वो फिर बहुत तेजी से, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी से अफेक्ट होते हैं और सीरियस कंडीशन हो जाती है और अमवात भी ज़्यादातर बुजुर्गों की हो रही है। तो इसमें हमें एक बहुत कंजर्वेटिव तरीके से चलना चाहिए और इसको अगर सितंबर में कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं हुआ हो तो इसको अक्टूबर या नवंबर तक इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए स्कूलों को खोलना, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो जो SOPs हैं एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो उसका ख्याल रखें। वो तो आमतौर पे मिले घुलेंगे और एक बच्चा अगर कोविड होगा तो वो सब बच्चों के अंदर। सर वैसे बच्चों में ज्यादा मैं तो अवेयरनेस देख रहा हूँ, बच्चे को वो बात समझा रहे हैं, वो समझ रहा है, क्लास 1 का क्लास 2 का बच्चा भी जो समझ रहा है, लेकिन शायद बड़े नहीं समझ रहे। तो टाइम एक ब्रेक का हुआ। डॉक्टर साहब लॉकडाउन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। डॉक्टर अताउर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पीक जो गुजर चुका है, लेकिन अगर हमने एहतियात ना की तो सेकंड वेव भी आ सकती है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब ये फरमाएं, आपके जो मशवरे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जो आप गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं, टास्क फोर्स के आप हेड भी हैं, कि लॉकडाउन के हवाले से आपने अभी स्कूलों के हवाले से फरमाया कि जो बात 15 सितंबर को कही जा रही है उसमें बहुत एहतियात की जरूरत है और उसमें अगर बात आगे बढ़ानी पड़े तो अक्टूबर नवंबर की तरफ भी मामला बढ़ सकता है। अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से शादी हॉल्स या बैंकेट्स के जो मालकान हैं वो सड़कों पर निकले, प्रेस क्लब पे गए, एहतजाज उन्होंने किया। कैटरिंग के बिजनेस से वाबस्ता, इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस से वाबस्ता लोग जो हैं वो माशी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान है। अगर हम ताजरों की सुन सकते हैं, अगर हम जो हैं स्कूल मालकान की जो है वो सुन रहे हैं, तो ये जो एक बहुत बड़ा बिजनेस जो यहाँ रखता है, जो एक्टिविटी है, इनकी जो है नहीं सुनी जा रही है। इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? जी, इनको बतदरीज खोला जा सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सामने रखते हुए, मतलब एक शादी हॉल में अगर कैपेसिटी है 400 की तो वहां पे पाबंदी लगा दें कि 200 से ज्यादा मेहमान एक्सेप्ट नहीं होंगे और वो इतने डिस्टेंस से बैठेंगे। इस तरह की पाबंदी लगाएं और लिमिटेड तरीके से उन एरियाज में जो हॉट स्पॉट्स में नहीं है उन एरियाज में इसको खोला जा सकता है और वहां पे ये शर्त लगा दें कि हर एक कोई मास्क पहना हो और वो एक दूसरे से डिस्टेंस रखें और जिन शादी हॉल में उसका ख्याल नहीं रखा जाए तो उनको फिर बंद कर दें। खोलें लेकिन फिर उसको ऊपर वॉच भी रखें, निगाह रखें और फिर जिनको जो जहाँ पे देखें कि वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको ताला लगा दिया जाए। तो इस तरह करके इनको बतदरीज खोलना चाहिए, लेकिन बहुत कंट्रोल तरीके से खोलना चाहिए, ये देखते हुए कि ये वबा फैले नहीं। हमें अभी 1-2 महीने और बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी ताकि ये सही मायनों में कंट्रोल में आ जाए, फिर हम ज्यादा आजादी से इन सब चीजों में नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ तेजी से बढ़ सकेंगे। डॉक्टर साहब ये जो हाईली डेंसिटी मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिन इलाकों के अंदर और छोटे मकानों में ज्यादा तादाद में लोग जो रहते हैं, उनके लिए घरों में रहना बहुत मुश्किल काम है और अगर 7 बजे आपने कारोबार बंद किया हुआ है और उसके बाद तो इलाके में लोग निकलते ही एक रश है। यही सूरत हाल हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यही सूरत हाल बांग्लादेश के अंदर भी हम जो है वहाँ पे देख रहे हैं कि क्योंकि जहाँ आबादी ज्यादा होगी वहाँ पे इसका असर भी ज्यादा होगा बढ़ने का। अभी मैं ऐसे बहुत से इलाकों में गया जो जिसे हम पॉवर्टी इलाके कह सकते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इलाके, और जब वहां जाके मैंने बात की लोगों से रात के टाइम में तो लोग बस मानने को तैयार नहीं हो रहे। मतलब वो कह रहे नहीं भाई अब जा चुका कोरोना वायरस, अब चला गया पाकिस्तान में, अब हमें आप इसके आगे लेक्चर ना दें। तो आपकी बात लोग ज्यादा सुनते हैं, आप क्या कहेंगे उन लोगों से?
नहीं, ये बहुत खतरनाक सोच है। अगर लोग सोच रहे हैं कि ये चला गया, ये अभी बिल्कुल नहीं गया, और ये अभी चंद महीने और हमारे पास रहेगा। और अगर हमने एहतियात नहीं करी तो न सिर्फ हम बल्कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे। तो इसमें ये बहुत ही बड़ी गलती होगी अगर हमने मास्क पहनना बंद कर दिए, मिलना जुलना शुरू कर दिया और इसका इस एहतियात खत्म कर दी। जी, तो यकीनन ये फिर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कोई लास्ट कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? कि ये एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है पूरी दुनिया पे। इसमें सब्र और शुक्र के साथ काम करना चाहिए, लेकिन जो भी SOPs हैं उस पर सख्ती से अमल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपने नाज़रीन अब ये कोरोना वायरस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस मामले को। बहुत इंपॉर्टेंट रहा है पिछले 4 महीने पाकिस्तान के अंदर, और अब इसका जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब कह रहे हैं कि पीक एक तरह से पाकिस्तान में गुजर चुका है, क्योंकि पीक के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती थी। लेकिन डॉक्टर साहब को यह भी कहना है कि ये इसका सेकंड फेज जो आ सकता है अगर हमने एहतियात न की, और खास तौर पे जो करीब में ईद उल अजहा मौजूद है उसमें हमें बहुत एहतियात करनी होगी। नाज़रीन पॉलिटिकल साइड की तरफ हम आते हैं, और लास्ट वीक जो है वो गूंज रही बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो GIT सामने आई, और उसमें सबसे ज़्यादा उज़ैर जान बलोच की GIT। ये इसलिए या बल्दिया फैक्ट्री की भी बात की जाए क्योंकि इसमें इंसानी जानों का मामला है कि इंसानी जानें जो हैं वो यानी बेदर्दी से निशाना बनाई गई। 250 से ज़ायद लोग जो बल्दिया फैक्ट्री में वहाँ पे जला दिए गए। और इसी तरह से लियारी की बात की जाए तो GIT में उज़ैर जान बलोच की तरफ से 198 लोगों को मारने की बात जो है मौजूद है। उज़ैर जान बलोच के बहुत ही करीबी साथी जो कि लियारी में उनके साथ वर्किंग में रहे हबीब जान बलोच जो हैं, जिनकी एक वीडियो अली जैदी साहब ने जो है पेश की, तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में इनके इंटरव्यूज नशर हुए। लंदन में वो मौजूद हैं और हमें अब वो ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे कुछ अहम बातें कि बहुत से अहम सवालात कि जो शायद अभी तक नहीं पूछे गए वो इनसे हम जानेंगे, क्योंकि हमने भी उनके साथ बहुत से प्रोग्राम किए। एक प्रोमो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा सवाल पाकिस्तान का, हमारे शो का 2011 का, जिसमें स्टेज पर एक साथ हबीब जान भी मौजूद हैं, उज़ैर जान बलोच भी मौजूद हैं, कादिर पटेल साहब भी मौजूद हैं, और मरहूम MPA रफीक इंजीनियर भी मौजूद हैं। जरा ये देखिए, ऐसे कितने ऐसे नौजवान हैं जो इस वक्त बेरोजगार हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज ये 5 करोड़ रुपए का मालिक है, कहां से ये 5 करोड़ आ गए? मैं मुस्तफा कमाल साहब को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, कहीं भी बैठता हूँ कि उन्होंने बड़ा काम किया कराची के लिए, लेकिन शायद लियारी उनकी नजरों से ओझल रहा। 6 साल में तरक्की का काम जो हुआ है वो आपके सामने, बाकी शहर में 60 साल से हो रहा है वो आपके सामने। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि आके मुनाजरा करें हमारे साथ कि आप कब, किस रात में, किस शाम में, किस सुबह में पानी लेकर आए थे। आप लोगों के पास तमाम तर सहूलियात थे, पावर था, क्या वजह थी कि आपने एक नौजवान को भी नौकरी दी है? पीपल्स अमन कमेटी पीपल्स पार्टी के लोगों का एक हिस्सा था और पीपल्स पार्टी का शाख था, कोई तस्लीम करे या ना करे। जी नाज़रीन आपने देखा कि इसमें उज़ैर जान बलोच ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि पीपल्स अमन कमेटी पीपल्स पार्टी ही का हिस्सा था, उसका शाख था। एक रियासत के अंदर जो है वो रियासत कायम की गई, हमने बड़े करीब से देखा। ये कोई फख्र की बात नहीं है, लेकिन कोई जितने प्रोग्राम मैंने लियारी में जाकर किए वहाँ पर आवाम के साथ, लोगों के साथ, मुश्किल तरीन हालात में, इतने पाकिस्तान में किसी ने प्रोग्राम नहीं किए। लातादाद हमने प्रोग्राम किए और मुश्किल से मुश्किल हालात में हमारे सामने लाशें गिर रही होती थी, लोग मर रहे होते थे, और उन हालात में भी हमने प्रोग्राम किए। हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम भी किए जिसमें 5-5, 6-6 हज़ार लोगों ने शिरकत की। ऐसे भी कुछ आउटडोर हमने शोज़ किए। तो और वहाँ पे जाके इन चीज़ों को बड़े करीब से देखा। बात यह है कि उज़ैर जान बलोच खुद अपने अंदर एक हुकूमत, एक जो है वो एक ऐसी जो है वो एक रियासत रखता था कि जिसको जो है पीपल्स पार्टी की एक वक्त में आके मजबूरी हो गई कि उन्होंने इसका साथ देना ही था। हबीब जान बलोच ने हमें ज्वाइन किया है। हबीब जान बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हबीब जान साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हबीब जान बलोच साहब मैं नहीं सुन पा रहा हूं। जी
अच्छा, मेरे ख्याल से हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनको कनेक्ट करते हैं, उनसे फिर बात करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने आपको एक प्रोमो दिखाया अपनी शो का कि जिसमें हबीब जान बलोच, उज़ैर जान बलोच, कादिर पटेल, रफीक इंजीनियर जो एमपीए थे लियारी के मरहूम, एक साथ एक स्टेज पे मौजूद, और उसमें उज़ैर जान ने बड़े वाज़ेह तौर पे बात की लियारी अम कमेटी जो है वो पीपल्स अम कमेटी जो है वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा। हबीब जान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब जान बलोच साहब, आप क्या समझते हैं कि उज़ैर जान बलोच जो है वो चाहे अपनी दहशत कह लें, सोशल वर्क कह लें, पहले सोशल वर्क फिर दहशत कह लें, इन बुनियादों पर, और आप साथ हुआ करते थे, हमें याद अच्छी तरह, हमने बहुत प्रोग्राम आपके साथ किए, और आपने बल्कि मोटरसाइकिलों पे जो है वो पूरा लियारी भी वहां पे लोगों को दिखाया। वहां की जब जर्नलिस्ट जाते थे उनको भी आप दिखाते थे कि भाई पे लियारी में देखें क्या कुछ हो रहा है। तो आप ये बताएं कि क्या वो ऐसी पावर बन गया था इन सारी चीजों को मिला के, क्योंकि खौफ और दहशत तो कराची में रहा है, चाहे और इलाकों में भी रहा हो, कि उसके बाद वो पार्टी की जरूरत था, वो एक वक्त में पीपल्स पार्टी की भी जरूरत रहा, और जब पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात हुए तो और सियासी जमातों ने भी उसको राब्ता किया, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि एक मकबूल आदमी है, या इसका खौफ है, या इसकी दहशत है, इसको अगर हम अपने साथ ले लेंगे तो वहां पे एमएनए एमपीए बन सकते हैं। क्या कहेंगे हबीब जान साहब? रिजवान, बहुत मेहरबानी, और ये प्रोमो दिखाने की इससे डबल मेहरबानी। निकाला कहां से आपने? सोशल मीडिया का जमाना है, हर मौजूद है। बस सर पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी मिल गया हमें। हाँ मैं आपके लिए बिग हैंड। अब किस को ये डिनाई करेंगे? रात सवाल उज़ैर बलोच का और सूरत-ए-हाल का, एक्चुअली दूसरी पार्टियों का तो इंटरेस्ट इसलिए था और है और रहेगा। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद का दिला रहा है लियारियों में, और आज भी है, शहीद बेनज़ीर के लिए, शहीद भुट्टो के लिए। आज की मौजूदा पीपल्स पार्टी के लिए शायद कहानी खत्म हो गई, और यही वजह है कि पिछले इलेक्शन में अब हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है। पीटीआई के साथ थोड़ी सी एडजस्टमेंट हुई थी, वो रिजल्ट आपके सामने है। जमात इस्लामी के साथ कुछ एडजस्टमेंट हुई लियारी के लोगों की, उनका एक एमपीए मौजूद है, और इसी तरह जी मेरे सामने अभी जो है वो फोटोग्राफ आई है, अभी जो इलेक्टेड एमएनए हैं उनसे भी मैं राब्ते में था, तो रशीद साहब की वो भी। लेकिन सर ये जो तस्वीरों की बात की जाती है, एक तस्वीरें तो पता नहीं किस किस की उज़ैर जान बलोच के साथ मौजूद हैं। अगर कोई फोटोग्राफ से तो साबित नहीं किया जा सकता कि जनाब कि ये उज़ैर जान की हिमायत चाहता था, या उज़ैर जान को अपनी पार्टी में लेना चाहता था, या उज़ैर जान इनकी पार्टी में आना चाहता था। क्या तस्वीरों की बुनियाद पर बात कही जा सकती है? अगर आप किस मेंबर की बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद साहब की? जी, तो मैं ऐसे नहीं देख पा रहा। देखिए रिजवान, तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरों का कॉन्टेक्स्ट बोलता है कि तस्वीर किस तरह की है। एक होता है कि आपकी आंखें यहाँ, मेरी आंखें यहाँ, सर यहाँ, पैर वहां, तो तस्वीर कहते हैं कि ये जबर से खींची गई है। एक तस्वीर होती है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप मुझे। अच्छा, पीटीआई के वो कौन से लीडर्स थे जिन्होंने राब्ता किया, मतलब जो राब्ते में थे आप लोगों से, और खासतौर पर उज़ैर जान से, जो उज़ैर जान को पीटीआई में लेना चाहते थे? देखिए, मैंने आज एक चैनल पे बात कही है, पीटीआई पिछले 22 साल से स्ट्रगल कर रही थी। उस स्ट्रगल के नतीजे में एक बार इमरान खान मेंबर पार्लियामेंट बने, बाकी तो रिजल्ट 0/0 ही था ना जी। अब क्योंकि सिस्टम तब्दील हो रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बढ़ रही थी, कुछ सुकड़ रही थी। आप नाम तो लेना, कुछ लोगों के नाम तो लें, किन लोगों से राब्ता रहा, मुलाकातें रही, ये बताएं। मैं कुछ चीजें बताऊंगा रिजवान, आप मेरे पुराने जानने वाले हैं। आपका लियारी पे मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि लियारी में जब मीडिया बहुत ज्यादा दबाव का शिकार था, तो आप वाहिद एंकर हुआ करते थे जो लियारी में कांधे पे कैमरे लिए अपनी टीम के साथ घुमा करते थे। और जिस प्रोग्राम की आपने बात की, वो प्रोग्राम पब्लिक में था, किसी चार दीवारी में, खौफ की फजा में नहीं था। उस वक्त भी रेंजर सिंह में थी, पुलिस भी थी, सब कुछ था, लेकिन लियारी के लोग लियारी के दरमियान तशरीफ रखते थे। मेरा ख्याल है आपकी प्रोग्राम लियारी से ही बड़े पॉपुलर हुए, पब्लिक के बीच में। पब्लिक के बीच में अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट आके प्रोग्राम करके दिखाए
तो मैं उससे सलाम पेश करूंगा, क्योंकि पानी, बिजली, गैस कई मसाइल है, तो कोई भी चलता फिरता आदमी आपको कहेगा ये चोर बैठे हुए हैं, ये डाकू बैठे हुए वगैरह वगैरह। लेकिन आपने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, 3-4 घंटे का रिकॉर्ड था मेरा ख्याल है, और आपकी पूरी टीम ने प्रोग्राम में 5-6 घंटे लगाए थे। आपने देखा होगा कि हर कोई आने जाने वाला खुशी का इजहार कर रहा था। ऐसा लग रहा था उस दिन आपने हमारे यहाँ कोई ईद फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया हो, मेरा जहां तक ख्याल है। जी, पीटीआई लीडर्स के नाम बता रहे थे आप। पीटीआई में सर एक तो नईम उल्लाह का मरहूम का इंतकाल हो गया, बार बार मैं उनके लिए बात करता हूँ, तो आप भी उनके लिए दुआ करें, उनको गरीब की रहमत करें। वो हमारा पहला ब्रिज थे। फिर कराची के एक मारूफ एंकर जो इमरान के बड़े करीब रहे उस वक्त, उन्होंने हमारी बातें की, तो इमरान बहुत सारे मामला से आगे गया। फिर इसी तरह आप आ जाए इंग्लैंड में यूके की प्रेसिडेंट थी मोहतरमा राबिया जिया, क्योंकि हम पॉलिटिकली तौर पर आपस में जिससे जवाब भी तो रखते हैं, उनकी बड़ी कोशिश थी। जब डॉक्टर साहब यहाँ आए तो गुफ्तगू हुई टेलीफोन पे, एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि डॉक्टर साहब का भी एग्रेसिव पॉइंट ऑफ एजेंडा था, जरदारी से वो नाराज थे, हम तो वैसे ही जरदारी साहब के जख्मों को चाट रहे थे। लेकिन सर ये जो 5 करोड़ की कहानी है कि जरदारी साहब ने मनाने के लिए 5 करोड़ रुपए भिजवाए, तो ये 5 करोड़ रुपए लिए उज़ैर जान बलोच ने उनसे? उज़ैर नहीं लिए, उज़ैर जान बलोच ने अपनी कमेटी की मौजूदगी में ली, बुजुर्ग कमेटी। ठीक है। फिर वही पैसा बुजुर्ग कमेटी ने लोगों में तकसीम किया। इन लोगों में जो लोग शहीद हुए थे उनके वर्षा में, जिनकी गाड़ियां तबाह हुई थी, जो मजदूर इस्तेमाल। अच्छा, अब एक और आगे का सवाल, ये फरमाएं कि आप एक राज था उज़ैर जान बलोच का लियारी के अंदर, तो टारगेट किलिंग को अभी छोड़ दें, भत्ते की अगर बात की जाए, अगर एक रियासत के अंदर जो है भत्ता जमा हो रहा है और वो लोगों से लिया जा रहा है, बिजनेस कम्युनिटी से लिया जा रहा है, पर्चियों के जरिए लिया जा रहा है, दुकानों से लिया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आगे भी तो जाता होगा ना, तो आगे कहाँ गया वो पैसा जो आया उज़ैर जान के पास? वो आगे पीपल्स पार्टी के पास जाता था उस दौर में, अगर पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती हासिल थी, या कुछ कहीं और जाता था जो आप लोगों को नहीं पकड़ते थे और काम करने दे रहे थे, क्या उनके पास भी कुछ जाता था? अच्छा, मैं पहले क्लियर करूं अपनी जात से कि किसी भत्ते के लेन देन में उसकी मालूमात से मेरा कोई अमल दखल न था, कि मेरा काम पॉलिटिकल चीजों को मोटिवेट करना था। मेडिकल कॉलेज हो या लियारी यूनिवर्सिटी हो शहीद जनरल साहब के नाम पे, या लॉ कॉलेज हो या बॉक्सिंग हो, स्पोर्ट्स हो, आप सब चीजों के गवाह। लेकिन अब जो सवाल आपने रखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कुछ भत्ते जो थे उसको आपने भत्तों का नाम दिया। W11 के बस स्टैंड से कोई ले तो उसे वो कहते हैं टाइम कीपिंग का कलेक्शन, टाइम कीपर जो होते हैं बस के अड्डों के। अच्छा, वही अगर टाइम कीपर कलेक्शन करे ली मार्केट के बस स्टॉप से, उसे आप भत्ता कहते हैं। अब देखिए, बिफोर पार्टीशन, पाकिस्तान से पहले रहमान की फैमिली के लोग, शहरुल, दादुल जो भी थे, आप इंक्वायरी करेंगे तो फिशरी से और ली मार्केट के बस स्टैंड से या कोयटा के बस स्टैंड से, उनके खानदान का एक अपना रोल था, जिसे लोग कहते हैं टाइम कीपर। क्या कहते हैं रिजवान? ठीक है। लेकिन सर अभी की टर्मिनोलॉजी में आए ना, अब तो भत्ता समझ में आता है, बच्चे को कराची के किसे कहते हैं, उसे बताएं ना वो भत्ता जब वो W11 का टाइम। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, W11 के बस स्टैंड का हो गया टाइम कीपर और लियारी के बस स्टैंड का हो गया भत्ता। आई एग्री। अब आप आगे आ जाएं। अतीक मीर एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है पाकिस्तान के शहर कराची। ताजिर बरात। जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, हेलो, आवाज आ रही है? ताजिर बरादरी का एक बड़ा नाम है अतीक मीर साहब, आप जानते हैं रिजवान उन्हें? जी, अतीक मीर बिल्कुल जानता हूं। जी, फरमाएं। ताजिर बरादरी का एक बड़ा कैरेक्टर है अतीक मीर साहब। उनसे आप पूछ लें, जब कराची में लियारी के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ तो हमने अजाला करने के लिए प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 टेलीफोन सेट रखकर PTCL पे हम लोग नंबर दिए पब्लिक को, आपको कोई भी कॉल करे आप हमें इसके जवाबी कॉल दें। जफर बलोच ने अपने मोबाइल नंबर दिए, मैंने अपने लंदन के नंबर, कराची के नंबर, ठीक है, उजैर के नंबर, रहमान उस वक्त जिंदा था उसके नंबर, अब शिकायत करें। जमील पराचा आज भी मार्केट का रहनुमा है, अतीक मीर साहब भी मार्केट का रहनुमा है।
ये तिलवा, सराफा बाजार, मिलिया बाजार, आरामबाग वगैरह वगैरह। अब वो सिलसिला क्या था कि जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज थी एमकेएम की, वो ये लियारी पे डालते थे। तो वाजिब मरता था, ये उर्दू बोलने वालों को लाकर ये हवाले करते थे नबील गबोल के। नबील गबोल आगे हवाले करता था अरशद पप्पू और गफ्फार जिगरी ग्रुप के। उन्हें वो जो भी करते थे, ये प्रोपेगेंडा करते थे कि लियारी के लोगों ने बलोचों ने मार दिया। अब बलोचों के अंदर बलोच पैदा किए गए। अब आपको तहकीकात करनी चाहिए कि अरशद पप्पू की हमदर्दियां किसके साथ थी। और मैं ये बड़े दावत से कह सकता हूँ कि अरशद पप्पू और गफ्फार जिगरी जानते हैं उसको आपने उसके अंजाम पे पहुंचाया, उसके अंजाम पे पहुंचाया। मैं मुझे ये बताएं कि ये जो 198 कत्ल की बात हो रही है, जो टारगेट किलिंग की गई, अब इसमें सवाल ये है कि उजैर जान ने अपने गैंग वॉर के सिलसिले में, जो गैंग वॉर की जंग होती थी लियारी के अंदर, उसमें कितने लोगों को मारा और कितने लोगों को पीछे से जो कहा गया किसी सियासी सरपरस्ती के अंदर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि फिर जो है वो आगे मारे गए। तो फिर हबीब जान साहब, जब आप भट्टो को नहीं मान रहे तो फिर आप ये 198 कत्लों को कब मानेंगे? देखिए 198 कत्ल तो आज और कल उजैर बलोच पेश हुए कोर्ट में जी, वही जेटीआई पर उसने इनकार किया है। मेरा ये ख्याल था, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जो ड्राफ्ट जेआईटी का है, मेरा ख्याल है कि वो टेबल स्टोरी है। इसलिए मैंने बारहाल लोगों से मुतालबा किया है, आपके चैनल से भी तवज्जो से मैं बात करूंगा कि क्यों ना हम साउथ अफ्रीका की प्रैक्टिस को यहाँ पर दोहराएं। पाकिस्तान में एक ऐसा कमीशन बनाए जज जानिबदार हो जो 35 साल की कराची और लियारी की हिस्ट्री को देखे और उसको आगे बढ़ा, ताकि पता चले टाइम कीपर क्या है, भत्ता क्या है, कत्ल किसने किए, किसने नहीं किए, वगैरह वगैरह वगैरह, ताकि पता चले कि मुक्के चौक पर मिलने वाली लाशें किसकी होती थी, चील चौक पर मिलने वाली लाशें किसकी होती थी, पीछे के मौरिकात क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है, 9-0 से मिलने वाला असला किसका था, जिम्मेदार थे, लियारी से मिलने वाला असला किसका था, कौन जिम्मेदार थे। ठीक है हबीब जान बलोच साहब, मेरे ख्याल से आपसे फिर दोबारा आपको ज़हमत देंगे, आपसे तफसील पे बात करने की जरूर, आपसे फ्यूचर में हम तफसील से बात करेंगे। अभी इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।